हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के दौरान भारत में जीएसटी प्रणाली को लेकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस देखने को मिले। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस क्या रहे और इन डिसीजंस का क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जीएसटी प्रणाली क्या है, जीएसटी में आपको जो जीएसटी परिषद देखने को मिलता है वो क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है, क्या काम होता है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस नए क्विक अपडेट प्रोग्राम में, जहां पर हम इकोनॉमी और इस तरह के जो तमाम सब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े बहुत सारी जरूरी खबरों पर रोज चर्चा करते हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते थे तो अब आप जो है इस पूरे प्रोग्राम को रोज देख सकते हैं। उम्मीद है कि पूरा प्रोग्राम जो है वो आपको आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक सूचना भी है कि जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एनटीए की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बेसिकली जो है आपका अगर समाजशास्त्र विषय से तैयारी करें, सोशियोलॉजी से आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए हमारा एक लाइव ऑनलाइन कोर्स जो है दृष्टि लर्निंग ऐप पर मौजूद है। इसकी कक्षाएं जो है वो आपका 25 सितंबर से शुरू हो रही हैं, तो आप 25 सितंबर से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए ये सूचना तो आपके लिए हुई, सोशियोलॉजी के हमारे साथियों के लिए हुई। अब बढ़ा जाए आगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से, आईएएस के एग्जाम के लिहाज से और जीवन के एग्जाम के लिहाज से भी, क्योंकि अगर आप आपके आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो जाहिर तौर पर आपका जो जीवन है, आपका व्यक्तित्व जो है वो भी निखर करके सामने आता है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 से जोड़ करके देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, वृद्धि एवं विकास और जीएसटी का सेगमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यूपीएससी के एग्जाम में। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर में यही है कि जीएमओ यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप टू रिवाइज 18% जीएसटी ऑन हेल्थ लाइफ कवर। तो बेसिकली यहां पर तो खबर के एक हिस्से पर बात हुई है, लेकिन हम जो है वो आपका खबर के सभी हिस्सों पर बात करेंगे। और खबर क्या है? खबर यही है कि बेसिकली हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक के दौरान जीएसटी परिषद ने, जिसमें आपकी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो शामिल होती हैं, तमाम राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो शामिल होते हैं, इन सभी लोगों ने मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर खबर को देख लिया है, अब पहला डिसीजन देखते हैं। तो पहला जो डिसीजन है जिसकी बात इस खबर में भी आपको मिलेगी, वो डिसीजन बेसिकली आपका बीमा पॉलिसी को लेकर के है। दरअसल ये जो पूरा टॉपिक है ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बहुत लंबे समय से इस पूरे टॉपिक पर बात हो रही थी, बहुत लंबे समय से सरकार से डिमांड की जा रही थी कि सरकार जो है वो पॉलिसीज पर, जो आपकी बीमा पॉलिसीज होती हैं उन पर जीएसटी को हटा दे। इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने एक बार बात की थी, जब हमारा जो द हिंदू का प्रोग्राम है उसमें हमने बात की थी कि हमारे जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक पत्र लिख करके हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को ये कहा था कि सरकार को इंश्योरेंस पर जीएसटी को हटा देना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाने का मतलब यह है कि बेसिकली सरकार जो है वो लोगों के हेल्थ पर, लोगों के स्वास्थ्य पर टैक्स लगा रही है। तो ये डिमांड जो है वो लगातार लंबे समय से हो रही थी। अब ये डिमांड 54वीं परिषद के सामने भी रखी गई और 54वीं परिषद ने बेसिकली जो है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है, एक मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया गया है, जिस समूह का काम ये होगा कि वो बेसिकली इस बात पर विचार करेगा कि क्या हमें जीएसटी पर, जो जीएसटी है इंश्योरेंस प्रीमियम पर, उस पर हमें 18% जीएसटी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको कहा गया है कि आप अक्टूबर के महीने तक अपनी रिपोर्ट जो है पेश करें। तो इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को 50 दिन दिए गए हैं जो कि इस बात पर विचार करेंगे इन 50 दिनों के भीतर और फिर वहां पर अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। 3 काम इनको यहां पर दिए गए हैं, जो 3 काम इनको करने हैं। पहला काम है ये देखना कि क्या बीमा पॉलिसी पर जीएसटी लगना चाहिए या फिर नहीं लगना चाहिए। अगर लगना चाहिए तो फिर किस दर से लगना चाहिए, क्या उसमें छूट देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, किसको छूट देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये डिमांड होती है कि अगर आप जीएसटी को नहीं हटा सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उन पर जीएसटी ना लगाया जाए, उनकी हेल्थ पर जीएसटी ना लगाया जाए। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए, इस पर भी विचार किया जाएगा। और फिर जो ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर देखा जाएगा, उनके बारे में भी यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये जो है विचार करेगा। इसके अलावा ग्रुप जो है वो बेसिकली अक्टूबर के महीने तक अपना डिसीजन देगा और उसके बाद नवंबर के महीने में जीएसटी परिषद जो है दोबारा से बैठक आयोजित करेगी
और फिर उस बैठक में ये डिसीजन लिया जाएगा कि हमें इंश्योरेंस पर जीएसटी लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पर 54th जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिस्कस हुआ। आगे बढ़े आप, अगली जो हमारा मामला रहा, अगला जो डिसीजन रहा वो जीएसटी मुआवजे को लेकर के रहा, जीएसटी मुआवजे सेस को लेकर के रहा, उपकर को लेकर के रहा। दरअसल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक नया मंत्री स्तरीय ग्रुप बनाया गया, एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, जिनको ये काम दिया गया है कि वो जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर पर विचार करेंगे, सेस पर विचार करेंगे। दरअसल इसके बैकग्राउंड को अगर आप समझें तो जब भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरुआत हुई थी, तो उस समय कई राज्यों का यह कहना था कि इस पूरी प्रणाली की वजह से जो है हमको लॉस हो सकता है, हमको जो है नुकसान हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना था, केंद्र सरकार ने इसके जवाब में यह कहा कि आप कम से कम इस प्रणाली को अपना करके तो देखिए, अगर आपको नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। तो केंद्र सरकार ने नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि केंद्र सरकार पैसे कहां से लाएगी। तो केंद्र सरकार एक नया सेस लेकर के आई, यानी सेस क्या होता है, टैक्स पर लगने वाला टैक्स। तो केंद्र सरकार एक नया सेस लेकर के आई और इस सेस को कहा जाता है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर। अब ये जो टैक्स था, ये टैक्स केवल कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता था, जैसे कि आपका तंबाकू उत्पाद हो गए, पेय पदार्थ हो गए, इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, उस पर लगाया जाता था, कोयला हो गया, उस पर लगाया जाता था। तो कुछ स्पेशल जगहों पर आपको ये टैक्स लगाया जाता था। लेकिन अब 2017 के बाद से अब हम 2024 में आ गए हैं, एक लंबा समय गुजर गया है, राज्यों का जो नुकसान था उसका मामला भी थोड़ा ठंडा पड़ गया है। पर जब भारत में कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई तो उस समय केंद्र सरकार को बहुत खर्च करना पड़ रहा था। इसी खर्चे की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा उधार लिया और फिर केंद्र सरकार ने तय किया कि अब ये जो आपका जीएसटी मुआवजा और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर है, इस उपकर का इस्तेमाल जो है हम उस ऋण को चुकाने के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया कि 2036 तक इसको आगे आगे जो है बढ़ा दिया गया। अब ये जो कमेटी, ये जो ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप को काम ये दिया गया है, ये ग्रुप देखेगा कि क्या 2026 तक हमें, 2026 के बाद क्या हमें इस उपकर को खत्म कर देना चाहिए या फिर बनाए रखना चाहिए। यानी कि ये तो तय है कि ये जो सेस है ये 2026 तक तो लगेगा ही, इसको, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। 2026 के बाद लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर विचार करने का जो काम है वो इस ग्रुप को दिया गया है। तो ये दूसरा मसला हुआ जिस पर हमने डिस्कशन किया। तीसरा जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका जीएसटी संशोधन, जीएसटी दरों में संशोधन को लेकर के है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहे जहां पर जीएसटी को बढ़ाया गया, कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहे जहां पर जीएसटी को कम किया गया। जैसे कि 3 चीजों में आपको खासतौर पर बदलाव देखने को मिला। जहां पर आपका कैंसर की जो दवाएं थी, तो 3 कैंसर की दवाएं हैं जिनकी जीएसटी दर में कमी की गई है। जैसे अगर आप देखें तो 3 कैंसर की दवाओं पर पहले जो जीएसटी लगता था वो 12% लगता था, अब इस 12% जीएसटी की दर को घटा करके 5% कर दिया गया है। इसके अलावा जो कार में सीट कवर होता है, उस सीट कवर पर बेसिकली पहले जो टैक्स लगता था वो कम लगता था, लेकिन अब उस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। पहले जो कार की सीट कवर होती थी उस पर जो टैक्स लगता था वो 18% था, अब इसको बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। सरकार का ये कहना था कि हम कार पर पहले कम टैक्स लगाते थे, कार के सीट कवर पर, और जो बाइक होती है उसके सीट कवर पर 28% का टैक्स लगता था। तो अब सरकार का ये कहना है कि हमने कार और बाइक दोनों को इक्वल बना दिया है। इसके अलावा जो नमकीन स्नैक्स होते हैं, इनके ऊपर जो टैक्स लगता था, जो जीएसटी लगता था, उसमें कटौती की गई है। कितनी कटौती की गई है? पहले इन पर 18% की दर से टैक्स लगता था और अब यहाँ पर 12% की दर से इनको टैक्स जो है देना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पर रैशनलाइजेशन, कुछ बदलाव आपको देखने को मिला है। और अगर आप आगे बढ़ें और कुछ बदलाव देखें तो एक इंपॉर्टेंट बदलाव यहाँ पर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस को लेकर के देखने को मिला है। रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में जो लैंड की वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, उसको लेकर के सरकार की ओर से एक नए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया गया है। इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझें, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या प्रणाली है? अभी प्रणाली यह है कि बेसिकली मान लीजिए आप जो है 3 लाख रुपए का कोई घर लेते हैं, तो 3 लाख रुपए का मान लीजिए आपने कोई घर लिया। अब सरकार क्या कहती है कि आप अगर 3 लाख रुपए का घर, कोई घर बनवाते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, उस पर आपको रियल एस्टेट जीएसटी देना पड़ेगा। तो टैक्स वहां पर आ गया। अब सरकार ये कहती है कि हम टैक्स तो देंगे, लेकिन सरकार जो लैंड की वैल्यू है, जो भूमि की वैल्यू है, उस पर 0 टैक्स लगाती है, उस पर टैक्स पर आपको छूट दी जाती है। तो सरकार कहती है कि मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का जो है यहाँ पर घर बनवाया, इसमें 2 लाख रुपए आपकी लैंड की वैल्यू है, तो आपको टैक्स जो है वो केवल 1 लाख रुपए पर ही देना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर पहले जो समस्या आती थी वो ये थी
कि इस घर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं था। पहले कैसे कैलकुलेट होती थी, अभी भी उस तरीके से कैलकुलेट होती है। अभी कैलकुलेट इस तरह से होती है कि आपने जितने का घर बनवाया है उसका 1/3 हिस्सा जो है वो बेसिकली सरकार उस लैंड की वैल्यू के तौर पर स्वीकार करती है। यानी कि बेसिकली मान लीजिए इसी एग्जांपल से अगर आप समझें तो आपने मान लीजिए घर 3 लाख रुपए का बनवाया है। सरकार का कहना है कि हम इसका 1/3 हिस्सा लैंड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 1/3 क्या हो गया इसका, 1 लाख रुपए जो है वो आपका लैंड की वैल्यू हो गई। तो अब यहां पर इस आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपका 2 लाख रुपए पर देना पड़ेगा आपको। तो ये यहां पर आपका इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता था लैंड की वैल्यू। लेकिन समस्या कहां पर आती है, समस्या आती है जब आप घर जो है अलग अलग जगहों पर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर लैंड की जो वैल्यू है वो अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप जो है मध्य प्रदेश के किसी शहर में हैं या मध्य प्रदेश के किसी छोटे शहर में मौजूद हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में मौजूद हैं, और एक घर लेते हैं आप मुंबई में, या फिर आप दिल्ली में कोई घर लेते हैं। तो अब यहां पर आप देखें, मान लीजिए इसी एग्जांपल से आप समझें, एमपी में आपने घर बनवाया जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए थी, और मुंबई में आपने घर बनवाया जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपए थी, और इनकी वैल्यू पर जो है सेम फॉर्मूला लागू होता है 1/3 का। यहाँ पर घर की जो यहाँ पर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो 2 लाख रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल करके आता है, जो एमपी का शहर है वहां पर जो लैंड की वैल्यू है वो कम है, और जो मुंबई है वहां पर लैंड की वैल्यू ज्यादा है। अब भले ही आपके लैंड की वैल्यू, आपने 3 लाख रुपए का घर बनवाया और आपके लैंड की वैल्यू जो थी वो 2 लाख रुपए थी, लेकिन आपको जो छूट मिलेगी मुंबई में वो छूट भी 1 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगी। और एमपी में भले ही आपकी लैंड की वैल्यू 50,000 रुपए थी, लेकिन आपको जो छूट है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से ही मिलेगी। तो ये फायदा, ये बेसिकली कुछ लोगों को ज्यादा फायदा होता था, कुछ लोगों को कम फायदा होता था। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने ये कहा है कि हम बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत, जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का ये काम होगा कि फॉर्मूला तय करें और इस बात पर विचार करें कि क्या ये जो लैंड की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू में जगह को, जो प्लेस है, प्लेस ऑफ द लैंड भी एक फैक्टर के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। यानी कि वो जगह कहां पर मौजूद है, वो लैंड कहां पर मौजूद है, क्या हमें उसको भी कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर हम उसको कंसीडर करते हैं तो फिर मुंबई वाले को भी उतना ही फायदा होगा जितना कि एमपी वाले को फायदा होगा, प्रोपोर्शनेट फायदा होगा। तो ये एक ज्यादा इक्विटेबल सिचुएशन मानी जा सकती है। इसको लेकर के इस नई कमेटी का, इस नए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर यही है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इसी बात पर विचार करेंगे कि क्या भूमि की लागत जो है वो स्थान के आधार पर अलग अलग हो सकती है या फिर नहीं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को भी यहाँ पर राहत दी गई है, जो खासतौर पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज को जो रिसर्च ग्रांट मिलता है उनको उस रिसर्च ग्रांट पर अब कोई भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। पहले जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव यहाँ पर आपको जो है जीएसटी के मामले में देखने को मिले हैं। चलिए अब अंत में यहाँ पर हमने सबसे पहले समझ लिया कि जीएसटी को लेकर के क्या बड़े बदलाव आए हैं। अब जीएसटी परिषद के बारे में बात कर ली जाए तो जीएसटी परिषद अगर आप देखें तो जीएसटी परिषद भारत में वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन से संबंधित जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर सिफारिश करती है। तो ये एक बॉडी है, इस बॉडी को जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक जो है वैधानिक निकाय है, जिस वैधानिक निकाय का काम है कि भारत में जीएसटी को लेकर के जो तमाम इश्यूज हैं उन पर सिफारिशें देना, उन पर विचार करना। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है उसको और ज्यादा सरल बनाना, उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई बनाना, यानी कि जीएसटी को सिंप्लीफाई बनाना और यहाँ पर लोगों की सहायता करना। इसके अलावा सॉरी, यहाँ पर हमने बात की थी वैधानिक निकाय है, लेकिन ये एक संवैधानिक निकाय है, वो चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का मतलब ये है कि इसका जिक्र आपको संविधान में देखने को मिलेगा। सबसे पहले सरकार की ओर से 101वें संविधान संशोधन को पारित किया गया था 2016 में, जिससे जीएसटी की शुरुआत हुई थी। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279 ए को शामिल किया गया, आर्टिकल 279 ए को शामिल किया गया, जो कि भारत के राष्ट्रपति को आदेश के माध्यम से जीएसटी परिषद का गठन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति ने 2017 में इस संबंध में आदेश जारी किया था, जिसके बाद भारत में जीएसटी परिषद का गठन हुआ था। अब जीएसटी परिषद के मेंबर्स कौन होते हैं, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भारत के फिस्कल फेडरलिज्म के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो मेंबर्स अगर आप देखें तो इसके मेंबर्स के तौर पर सबसे पहले आपको केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री होती हैं वो इसकी अध्यक्ष के तौर पर शामिल की जाती है। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जीएसटी काउंसिल की अध्यक्ष होती हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार के जो राज्य मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार के जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रत्येक राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं या फिर कराधान के प्रभारी जो मंत्री होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं वो भारत के राज्य से भी आते हैं और भारत के केंद्र से भी आते हैं। तो राज्यों और केंद्रों दोनों की हिस्सेदारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। काम अगर आप देखें, इसका प्राथमिक काम यही है कि महत्वपूर्ण जीएसटी संबंधी जो मामले हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सुझाव दिया जाए। जैसे कि आपका जीएसटी रेट हो गया कि जीएसटी कौन सी दर से लगेगा, 0, 5, 12, 18, 28, बहुत सारे स्लैब्स आपको मिलते हैं। तो ये स्लैब्स भी आपका जीएसटी परिषद बताती है। जीएसटी कैटेगरी क्या होगी, मॉडल कानून किस तरह का होगा जीएसटी का, ये तमाम जो है ये तमाम काम आपके जीएसटी काउंसिल द्वारा किए जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जीएसटी काउंसिल को लेकर के, जीएसटी काउंसिल ने जो अपनी 54th बैठक में मीटिंग में जो डिसीजंस लिए हैं उन डिसीजंस पर भी हमने चर्चा कर ली है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में जो हमारी जीएसटी परिषद होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो सुझाव क्या दे सकते हैं आप, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।